जय हिंद जय भारत मेधावी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक इंग्लिश में देखेंगे जो कि है अपना सेंटेंस। सेंटेंस जैसे कि आपको लगेगा आसान है, बहुत ज़्यादा बहुत इजी है। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। बट यहाँ पर 5 प्रकार के जो वाक्य हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की संरचना यानी हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सेंटेंस टॉपिक है, वाक्य है। वाक्य में पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि वाक्य होता क्या है। तो इसकी मैं 2 परिभाषाएं आपको बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप समझिएगा। जैसे कि मैं आपको 2 डेफिनेशंस यहाँ पर दे रहा हूँ। एक डेफिनेशन तो ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। एक तो ये जिसे आप परिभाषा कह सकते हैं, दूसरा ये कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स complete sense is called sentence, there are 2 definitions of sentence। वाक्य की 2 परिभाषाएं यहाँ मौजूद हैं। एक परिभाषा में आप देख पा रहे होंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, एंड सेकंड वन इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले हम समझते हैं वाक्य है क्या। एग्जैक्टली वाक्य जब आप देखते हैं कि शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। लेकिन क्या ये कहना सही है कि केवल और केवल ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ एक एग्जाम्पल है, तो मैं यहाँ एक उदाहरण के तौर पर लिख देता हूँ, स्टूडेंट्स डूइंग आर स्टडी। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट्स डूइंग आर स्टडी, ये भी तो शब्दों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं, इट डज नॉट मेक सेंस, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इस वजह से ये हमारा वाक्य नहीं होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कभी भी किसी भी शब्दों का समूह जो हो जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे आप वाक्य नहीं कह सकते। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स या दैट इज कॉल्ड सेंटेंस आप नहीं कह सकते। दूसरी चीज़, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना ही चाहिए, बट दैट मस्ट बी अरेंज इन सीक्वेंस यानी स्ट्रक्चरल फॉर्म। मतलब इनका एक संरचनात्मक तौर पर इनका इस्तेमाल हो, एक सही क्रम में इस्तेमाल होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कोई अर्थ भी निकले। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसको समझिएगा। उदाहरण है हमारा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि आपकी है आर। आर के बाद आपका आएगा डूइंग, स्टूडेंट्स आर डूइंग स्टडी। तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। हम यूं ही कहेंगे कि वाक्य वो है जो शब्दों का समूह तो है ही, लेकिन जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, एक निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे आप क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आज के बाद ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य जिसका शब्दों का समूह हो लेकिन जिसका कोई अर्थ हो। यदि वो अर्थ नहीं निकलेगा तो वो हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब हम लोगों ने ये जाना है कि क्या होता है वाक्य। वाक्य हमने समझ लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के फॉर्म के बारे में बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म यानी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है आप सभी को जैसे पता होगा।
हमेशा ध्यान रखें सबसे पहले आने वाला जो शब्द होता है वो कौन है, आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद जो आता है हमेशा ध्यान रखें वो होता है आपका वर्ब, और वर्ब के बाद एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस सबसे लास्ट में कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये सभी आपको पता होगा कि वाक्य की संरचना यानी वाक्य का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सभी को पता है। इसको हम अगर कहें तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बेसिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर आप क्या करते हैं भाई, इसी के आधार पर आपके पूरे सेंटेंस बनते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है इसे क्या कहते हैं, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है ना ऑब्जेक्ट आता है। अगर आप थोड़ा सा इसे इलाबोरेट करते हैं या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए। तो हमेशा तो ये ध्यान रखें कि सबसे पहले वाक्य में आता कौन है, तो सबसे पहले वाक्य में आपका सब्जेक्ट ही आता है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो ये वर्ब है, ये वर्ब जो है दो भागों में स्प्लिट होती है, यानी दो प्रकार से यूज की जाती है। एक तो आपकी होती है जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है, मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ, सब्जेक्ट के जो जस्ट बाद आती है वो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आती है वो होती है आपकी मेन वर्ब। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सब्जेक्ट तो सबसे शुरुआत में आएगा ही, लेकिन हियर वर्ब्स स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड वन इज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब comes immediate after the subject and main verb comes immediate after the helping verb. It will never happen that what main verb comes immediate after the subject and helping verb comes after the main verb. Never. हमेशा ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही किया जाएगा, यही सही है। यदि आप मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर रखते हैं तो वो गलत पाया जाता है और ये संरचना ही बिगड़ जाती है, यानी स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे लास्ट में आता है। एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखिएगा हमेशा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट पीछे चले जाए और ऑब्जेक्ट आगे आ जाए। ऐसा बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि वॉइस में ऐसा होता है, लेकिन उसके केस वगैरह जो है वो ऐसे कभी भी चेंज नहीं होते। तो उम्मीद करता हूं वाक्य की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आप समझ पाए हो। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एन ऑब्जेक्ट, एंड वर्ब स्प्लिट इनटू द टू पार्ट्स, helping verb and main verb. So helping verb comes after immediate the subject and main verb comes after the helping verb, and at last of the sentence is object. Now I am showing here इसको कहते क्या हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि वाक्य यानी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ठीक, यहां पर ये समझाता हूं आपको। एक पार्ट होता है ये और आपका एक पार्ट कहलाता है ये। इसको मैं कहता हूं आपको आपके लिए पार्ट 1, और जहां हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट जो आता है वो आपका कहलाएगा पार्ट 2। ठीक, अब पार्ट 1 पार्ट 2 आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने दो भागों में एक सेंटेंस को डिवाइड कर दिया, एक तो हो गया पार्ट 1 और एक हो गया आपका पार्ट 2। अब ये पार्ट 1 को क्या कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इस पार्ट 1 का नाम जो है वो है आपका सब्जेक्ट। इस पार्ट को कहा जाता है सब्जेक्ट, याद रखिएगा। और यहां हेल्पिंग वर्ब से लेकर मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यानी जो रिमेनिंग पार्ट है, जो आपका बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, वो हमेशा क्या कहलाएगा, तो इसको मैं आपको बता देता हूं, ये कहलाता है प्रीडिकेट। क्या कहलाता है, प्रीडिकेट कहलाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेंटेंस कंसिस्ट टू पार्ट। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वन इज प्रीडिकेट। सब्जेक्ट इज there is a subject and other remaining part that is helping verb, main verb, pronoun and noun, object, whatever. So these all part that is called predicate. अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है, तो सब्जेक्ट में आप सभी को पता है जो भी करता यानी डूअर होता है वो यहाँ आता है, करने वाला व्यक्ति यहाँ आता है, या करने वाली कोई भी चीजें हैं जो यहाँ पर आएंगी। लेकिन प्रेडिकेट क्या है, तो प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट करता है, ये सब प्रेडिकेट जो है सब्जेक्ट के बारे में बताने वाली चीजें होती हैं, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ये चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन आपको समझना जरूरी है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस के बारे में।
तो हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस में क्या, सेंटेंस में हमने पढ़ा कि सेंटेंस की डेफिनेशन, यानी सेंटेंस क्या होता है, तो वाक्य यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। दूसरी चीज हम लोगों ने सीखी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य की संरचना कैसी होती है। तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब आप एडवांस फॉर्म में जाते हैं तो वर्ब जो है वो दो भागों में बढ़ती है, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब। यहां जो आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है, आपको मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इसी तरह इस्तेमाल होगी, ये कभी एक दूसरे को चेंज इंटरचेंज नहीं करेंगे। यहां पर हमेशा सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है आपका सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट जो है आपका वो प्रीडिकेट होता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना होगा टाइप्स, यानी सेंटेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मैं आपको यहां पर डेफिनेशन के तहत नहीं बताऊंगा, लेकिन केवल और केवल आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज बताऊंगा, जिससे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें याद रहें। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो कितने प्रकार के वाक्य होते हैं मैं आपसे पूछता हूं, इस चीज को समझिएगा। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इनको समझते हैं। पहला होता है दोस्त अपना असर्टिव, और इसी को कहा जाता है डिक्लरेटिव। ये एक टाइप हो गया, असर्टिव और डिक्लरेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव और डिक्लरेटिव सेंटेंस। दूसरा अपना जो टाइप होता है वो होता है दोस्त इंपैरेटिव, इंपैरेटिव सेंटेंस। तीसरा अपना जो होता है सभी को पता होगा, इंटैरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ वन विल बी एक्सक्लेमेटरी, and fifth one will be optative. ओके, सो ये 5 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। 5 प्रकार के वाक्य हैं जो मैंने आपको यहां लिखवाए हैं। असर्टिव, डिक्लेरेटिव, सेकंड इंपैरेटिव, थर्ड वन इज इंटैरोगेटिव, फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव। हम इन्हें कुछ परिभाषा के आधार पर नहीं पढ़ने वाले, मैं चीजें आपको बताऊंगा, केवल उतना ही रिमार्क करिएगा, उतना ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां एक असर्टिव वर्ड दिख रहा होगा और डिक्लेरेटिव वर्ड दिख रहा होगा। ये जो असर्टिव वर्ड है, ये वर्ड जो आपको किससे मिलता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसे समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, तो यहां जो असर्टिव वर्ड है ये आता है असर्शन से। किससे आता है, असर्शन से। और ये असर्शन का मतलब क्या होता है, तो असर्शन का मतलब होता है दोस्त दावा। क्या होता है, दावा। जैसे आप अपनी किसी बात को पुख्ता तौर पर रखते हैं, दावा करते हैं कि ये चीज ऐसी है, वो चीज वैसी है। जब कभी भी जब आप इन बातों को कहते हैं, इन वाक्यों को कहते हैं, वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिन भी बातों में, जिन भी वाक्यों में अगर असर्टिव यानी असर्शन पाया जाता है, तो समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। ठीक है, यानी सीधी सी बात है जिसमें क्या हो, दावा पाया जाए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव वर्ड जो है वो डिक्लेरेशन से संबंधित है, और डिक्लेरेशन का मतलब होता है दोस्त कथन। कथन यानी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप लोग। तो हमेशा ध्यान रखें, जिस भी वाक्य में कोई अपनी बात, अपने विचारों को कह रहा हो, बता रहा हो, ये सब आपके क्या होते हैं, डिक्लेरेशन होते हैं, यानी कथन होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दावा नहीं होगा, लेकिन अपने विचारों को कहना। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर कहने के लिए कहा जाए या अपने विचारों को उस पर कहने के लिए कहा जाए, तो आप क्या कहेंगे, आप अपने विचारों को आप उनके सामने रखेंगे किसी वाक्य के थ्रू, और वो वाक्य आपके क्या कहलाएंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूं आपको 2 बातें याद रखनी है, और वो 2 बातें कौन कौन सी हैं भाई, तो ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, और वो चीज क्या रखनी है
कि ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, दावा किया जाता हो या क्या किया जाता हो भाई, या तो कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा हो, यानी वो क्या हो, कथन हो। ऐसी स्थिति में वो वाक्य असर्टिव और डिक्लेरेटिव कहलाता है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो असर्शन शो करते हैं यानी दावा व्यक्त करते हैं। और दूसरी चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, डिक्लेरेटिव यानी जो डिक्लेरेशन शो करते हैं, यानी कथन। कथन को आप दूसरे शब्दों में स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिसमें कथन या दावा हो, ऐसी स्थिति में वो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं। उसके बाद आप समझिएगा इंपैरेटिव सेंटेंस। अब ये इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनको समझिएगा। इंपैरेटिव में मान लीजिए आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपसे छोटा हो, आपके घर में हो, आपने उससे किसी भी व्यक्तियों के या कोई व्यक्तियों के सामने, कई व्यक्तियों के सामने आपने उसको कमांड दी, यानी आदेश दिया, ये काम करो, वो काम करो। लेकिन मान लीजिए कि उसने आपका आदेश नहीं माना, तो फिर आप धीरे से उससे क्या करते हैं, विनती करते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो भाई, या तो आदेश हो, या तो क्या हो, आदेश हो, या क्या हो, विनती हो, ऐसे वाक्य आपके क्या कहलाते हैं, ऐसे वाक्य आपके इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब पहले आपने किसी को आदेश दिया, अब उसने नहीं माना तो आपने उसको रिक्वेस्ट की, तो ऐसे वाक्य आपके इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कहता हूं डोंट टॉक टू मी, मैंने आदेश दिया, लेकिन अगर वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है तो मैं कहता हूं प्लीज डोंट टॉक टू मी, यानी कृपया ना मुझसे बात ना करें। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, विनती और आदेश वाले वाक्यों में केवल प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों का ही डिफरेंस है, छोटा सा ही डिफरेंस है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर मैं एक वाक्य कहता हूं डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, यह आदेश है। लेकिन अगर मैं कहता हूं प्लीज डोंट गो देयर, तो कृपया वहां मत जाओ, ये मेरी विनती है। तो केवल वहां एक शब्द का फर्क है, और वो कौन सा है, अपना प्लीज और काइंडली। इंटैरोगेटिव सभी लोग समझते हैं, इंटैरोगेटिव को मुझे नहीं लगता कि समझाना पड़ेगा। तो जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न वाले वाक्य होते हैं अपने कौन से, इंटैरोगेटिव सेंटेंस। तो हमेशा ध्यान रखें कि जिन वाक्यों में प्रश्न हो उन वाक्यों को इंटैरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, इंटैरोगेटिव की एक चीज और याद रखिएगा, इसमें सभी लोगों को पता होगा कि किस तरीके का चिन्ह लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, ऐसा वाला एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के अंत में। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझिएगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी यानी एक्सक्लेम होना। मैं आपको बताता हूं इस एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है ना। तो एक्सक्लेम का मतलब होता है एग्जैक्टली चौंकना, चौंकना यानी शॉक्ड हो जाते हैं ना आप, शॉक, चौंक जाते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें चौंकने वाले वाक्य हों, ऐसी बातें हों जिसमें चौंका जाते गया हो, ऐसे वाक्य आपके क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे कि आप बोलते हैं वाह हाउ द ब्यूटीफुल इज कार, तो ये कार कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। हाउ डार्क टुडे, कितना अंधेरा है आज। तो जब कभी भी ऐसे वाक्य जिसमें आप बहुत ज़्यादा शॉकिंग होकर चीज़ों को बताते हैं, तो ये जो बताने वाली चीज़ें जिसमें शॉकिंग है, तो वो सब वाक्य जो हैं वो आपके किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, केवल क्या याद रखना है, चौंकना। यदि आप चौंकते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या लगाते हैं, कौन सा सेंटेंस होता है वो, एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेम का मतलब होता है चौंकना। और हमेशा ध्यान रखें एक्सक्लेम जो है ये क्या है, वर्ब है। तो एक्सक्लेम्ड भी होता है सरप्राइज, जिसे आप कहते हैं दूसरे शब्दों में। तो एक्सक्लेम यानी चौंकता का अभिव्यक्ति दो ही स्थितियों में, या तो दुख दर्द में या फिर खुशी में, ठीक। तो ऐसी वक्त मान लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और एक्सक्लेमेटरी साइन क्या होता है, आपका उल्टा आई, ठीक है। छोटा जो स्मॉल लेटर का जो आय होता है ना, उसका उल्टा आय होता है एक्सक्लेमेटरी। और वाक्य के अंत में यदि आपको ये दिख जाए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जिस भी वाक्य के अंत में अगर ये ट्रिक मतलब दिख जाए तो समझना कि वो वाक्य कौन है, एक्सक्लेमेटरी। जिस भी वाक्य के अंत में यदि ये दिख जाए क्वेश्चन मार्क, तो वो ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे इंटैरोगेटिव है। इंपैरेटिव में आपको प्लीज और विथआउट प्लीज, जहां पर आदेश वाले या विनती वाले हो, और दावा और कथन वाले होंगे तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव। एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव।
देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस पांचवा प्रकार ऐसा है जिसमें आपको एक चीज मैं बता देता हूं, इस प्रकार के वाक्यों में ज्यादातर कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, तो वो वर्ड है बेटा में। कौन सा शब्द है? मैं का मतलब जब कभी भी आप दुआ प्रार्थना करते हैं ना, दुआ या कह लीजिए प्रार्थना करते हैं, दूसरा या तो बद्दुआएं देते हैं या कोई बद्दुआ देता है, तो ऐसे वाक्य जिसमें दुआएं, प्रार्थना, बद्दुआएं अगर हों तो उन वाक्यों को आप कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में मे का इस्तेमाल 99% किया जाता है। वैसे तो होना ही होना है, 100% होना है, लेकिन कुछ कुछ में शो नहीं होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इन पांचों वाक्यों में कर किया जाए तो वो किस में किया जाता है? ऑप्टेटिव में। जैसे आपने सुना होगा ना, मे योर ड्रीम कम ट्रू, तुम्हारा सपना साकार हो, तो यहाँ पर मैं अपनी इच्छा, अपनी प्रार्थना, मैं आपकी अपनी दुआएं आपको व्यक्त कर रहा हूँ कि आपका सपना पूरा हो। मे योर ड्रीम कम ट्रू। इसी के तहत जैसे आपने सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे, तो मे शब्द का इस्तेमाल दुआएं, प्रार्थनाएं और बद्दुआएं जैसे वाक्यों में की जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 5 प्रकार के वाक्य भी हमने पढ़े हैं। इसी से संबंधित हमारे इंग्लिश की और भी वीडियोस और भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आती रहेंगी। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।